कि अभी आरसीआई ने थोड़े दिन पहले ही अपनी लिस्ट रिलीज़ की थी, जहाँ पे उसने कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से वो कुछ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करती है जो एमफिल और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैब साइकोलॉजिस्ट के लिए एमफिल और डिप्लोमा कोर्सेज अलाउ करती है आरसीआई वाले रजिस्ट्रेशन। तो अभी सिर्फ गुजरात में बीएम इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू को ही ये परमिशन मिली है कि भाई तुम लोग एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और बीएम इंस्टीट्यूट को डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रिहैब साइकोलॉजी करा सकते हो, बाकी कोई नहीं करा सकता। सोचो दोस्तों कि पूरे गुजरात में 116 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें साइकोलॉजी के स्टूडेंट हर साल हज़ारों स्टूडेंट एनरोल करते होंगे, और सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट मान लो जिसमें एमफिल जिसकी फ़ीस शायद बहुत 5 लाख या 6 लाख, उस एक्चुअली मुझे पता नहीं कितनी है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा, तो हर कोई वो कर नहीं सकता। और जब ये एक ऑप्शन बनता है बीएम इंस्टीट्यूट, जो जिसकी फ़ीस रीज़नेबल होती है, डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल या का कोर्सेज होता है जो लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी सीटें होती है लिमिटेड, 20 से 30 सीटें होती है, और उसमें भी अदर स्टेट लगा लो सीट लगा लो या फिर आरक्षण वो सीट लगा लो, तो जब मिला के भी आप सोचो 20-30 सीटों में पूरे गुजरात को अब स्टूडेंट को कवर करना है। ये क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। आप लोग सोचो, कहीं भी अगर आप कॉलेज में हो या कहीं भी साइकोलॉजी फील्ड में अंदर कहीं भी काम कर रहे हो, मेंटल हेल्थ में कहीं भी काम कर रहे हो, या तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। एक बार तो गवर्नमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछो कि भाई क्यों गुजरात में ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी स्टेटों में देखो, आप राजस्थान को देख लो, पास में ही राजस्थान है भाई, कितने इंस्टीट्यूट है जिनको आरसीआई अप्रूवल मिल चुका है, और वो लोग आरसीआई की कोर्सेज चलाते हैं, लोगों को लाइसेंस इजीली मिलता है। बाकी स्टेट में देख लो, बट गुजरात में क्यों एक ही इंस्टीट्यूट भाई यार। और एक रियलिटी बता दूँ, कोई प्रोफेसर या कोई भी अगर सीनियर एक्सपर्ट जो बोलता हो अपने आप को, वो कभी आवाज़ नहीं उठा रहे इन लोगों की। वो कभी गवर्नमेंट से या फिर जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है उनसे तो डील नहीं, वो उनसे तो बात ही नहीं। वो हेलो दोस्तों, अभी जब भी ना हम ऐसे बात करने में अपना ओपिनियन दे रहा था, जहाँ ऐप पे मैंने एक वीडियो ही अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ किया था, 1 दिन पहले, और भाई साहब क्या ही रिस्पांस मिला है मुझे कि तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, गुजरात में आरसीआई साइकोलॉजिस्टों की इतनी ज़रूरत नहीं है, और ये पूरा साइकोलॉजी है जो वो आरसीआई नहीं है। हाँ, वो मानता हूँ मैं बात कि आरसीआई नहीं है पूरा, कि भाई गुजरात में जो जिन बच्चों को आरसीआई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलता, लाइसेंस नहीं मिलता, वो डिग्री जो नहीं कर पाते, वो लोग कुछ काउंसलिंग आयो है या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में और भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन तो होना चाहिए ना भाई। मुझे सबसे पहले यही क्वेश्चन है, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग या तो काउंसलिंग में हो, या फिर ऐसे कोई भी रिहैब सेंटर में काम कर रहे हो, या फिर प्रोफेसर हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, या फिर कोई प्रोफेसर हो। इन तीन चार चीज़ों के अलावा कहाँ पे आप काम कर रहे हो? क्या गुजरात में आयो में कोई है जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लिया हो, कोई बच्चा हो, मुझे दिखाओ एक जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लिया हो कोई बच्चे ने, और अब वो आयो में लग गया हो, आयो उसने किया हो, या फिर उसने स्पोर्ट्स किया हो। मुझे कोई बच्चा दिखाओ वो। नहीं मिल रहे ना, क्योंकि भाई मैं अपने बैच की बात करूँ, मैंने शायद 2019 या 20 में 21 में अपना ख़त्म किया, 19 में शुरू किया था। तो मुझे तो वहाँ पे हम लोग, एक हमारे बैच में 100 लड़के थे, 100 स्टूडेंट थे। तो वहाँ से आज मैं गिनूँ तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उसमें से 10 लोग भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे गुजरात में मेंटल हेल्थ में। करना चाहते, यूँ नहीं कि नहीं करना, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि बीए करो, एमए करो, उसके बाद कोई काउंसलिंग के लिए कोई डिप्लोमा कोर्स करो, या फिर कोई, अगर आपको तो आरसीआई मिल नहीं सकता अभी, तो सीटें बहुत कुछ, जैसे अभी कुछ लोगों ने मुझे बता दिया कि वो चलो, तो फिर उसके बाद अगर जॉब लेने जाओ तो वहाँ पे स्किल सेट, तो वहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर हो तो आपको सैलरी 10,000 मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। 10 आप 1-2 साल काम करो तो 10 से या 15,000 सैलरी में, उससे ज़्यादा तो सैलरी नहीं मिलेगी आपको। तो फिर कोई बच्चा गुजरात में साइकोलॉजी में क्यों रुकेगा?
जैसे मैं अपना ही बात बता दूँ, जैसे मैंने बीए किया, एमए किया, काउंसलिंग में डिप्लोमा कोर्स किया, फिर एक और ऑनलाइन कुछ कोर्सेज चल रहे थे वो किए, जैसे बहुत सारे सीबीटी के लिए और आरईबीटी जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन लोग कराते हैं, वहाँ सीखे, तब जाके कुछ अब जाके कहीं अच्छी जगह जॉब मिल पाती। तो ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर आप इतने साल तक काम कर, पढ़ाई कर, उसके बाद भी 10-15 हज़ार सैलरी के लिए कौन साइकोलॉजी फील्ड में रुकता है? ये रियलिटी है। और आरसीआई की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी आप एक अच्छी आपको एक लाइसेंस मिलता है, जैसे जहाँ पे एक अथॉरिटी मिलती है कि आप बोल सकते हैं मैं नहीं, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं रिहैब साइकोलॉजी या रिहैब काउंसिलर हूँ या रिहैब एसोसिएट भी क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो ये आप चीज़ें बोल सकते हो वहाँ पे। तो मुझे यार पर्सनली बहुत ऐसा लगा कि नहीं, कुछ जो सीनियर है उन्होंने ऐसे बोल दिया कि नहीं तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, गुजरात में नीड नहीं है। अब देखो एक बार आके, या एक बार सोचो, आपके पूरे गुजरात में बीएम इंस्टीट्यूट जो है वो एक अकेली ऐसी संस्था है जो पूरे गुजरात में क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैब काउंसलर की डिग्री देती है। उसके बाद सीधा आरआरयू। और एक बात बता, कोई नॉर्मल गांव का लड़का जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में उसकी गुजराती मीडियम में पूरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई है, क्या वो जाके आरआरयू में स्टडी कर पाएगा? फुल्ली इंग्लिश मीडियम में जहाँ पे स्टडी होती है, क्या वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा? क्या वो दे पाएगा? क्या एग्ज़ाम ही इंटरव्यू दे पाएगा क्या? वहाँ पे जो इंटरव्यू राउंड होता है सिलेक्शन के लिए, वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, अच्छी तरह से तैयारी अपना, जिनके फाउंडेशन क्लियर है, अच्छे तरह नॉलेज है साइकोलॉजी के अंदर, बहुत सारी पकड़ है अच्छी सी, फिर भी वहाँ इंटरव्यू में फेल होके आए हैं। तो कोई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई गवर्नमेंट वाला कॉलेज का वो लड़का जो गुजराती मीडियम से पढ़ा है उसको समझ आए? वहाँ पे आप जाओ, परामर्श बात करो, परिवार बात करो, मनोवलन, मनोविकृति, ये सब उनको समझ नहीं आएगा तो कहाँ से एडमिशन मिलेगा उसको? और रही बात बीएम की, तो वहाँ पे जो 90% सीटें हैं वो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व है। बाकी जो आरक्षण है फिर वो पीडब्ल्यूडी की सीटें, फिर मान लो अदर स्टेट की सीटें एक दो, उस हिसाब से। तो जो गुजरात में बाकी यूनिवर्सिटी, उन सब चीज़ों का क्या? नहीं, कोई बात नहीं करेगा किसी को। अब मैंने बहुत से लोगों से बात किया कि भाई आगे तुमको कुछ बड़े बड़े लोग जैसे बड़े प्रोफेसर वो तुमको दिक्कत देंगे आगे एडमिशन, क्योंकि मुझे आगे पीएचडी करना है, तो नहीं कि शायद तुमको नहीं करने देंगे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई पीएचडी में आगे मुझे दिक्कत देगा या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियलिटी है वो बोलना ही है कि भाई ये इशू है, आप मानो या ना मानो, जो है वो है। क्योंकि अगर 90% से सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व है और एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे गुजरात में और 22 या 23 सीटें हैं, तो कहाँ से कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा जिसको चाहिए कि वो चलो, क्योंकि एमफिल या फिर जॉब नए एनईपी के अंतर्गत जो कोर्सेज आएंगे। और मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ आती कि आज के दिन तक अगर हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट है बीएम आरआरयू, ऐसे दो इंस्टीट्यूट जो आरसीआई की गाइडलाइंस और के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं। और अभी एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है कि आफ्टर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज हो गए, आरसीआई रजिस्टर्ड कोर्सेज हो गए अलग से, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्या हम गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वो रेडी है क्या? अगर रेडी होता तो मान लो अभी एक कोई और दूसरी इंस्टीट्यूट नहीं हो जाती जो आरसीआई रजिस्टर्ड कोर्सेज आरसीआई अप्रूवल दे देती, ऐसा नहीं होता क्या? तो यार इसलिए मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नहीं, एक चीज़ है कि मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे जिनको आरसीआई चाहिए था, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सीटें ऐसी थी। और रही बात वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो चीज़ें, जो बच्चा पूरे एमए बीए पूरी अपनी पढ़ाई 22 साल तक गुजराती मीडियम करा और वो जाके फिर इंग्लिश में एग्ज़ाम दे, कहाँ से देगा? नहीं, अगर देखो, अगर किसी को कमेंट करना तो देखो मुझे मुंह पे बोलना कि भाई मौलिक तुम यहाँ पे गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है। अगर किसी को 1% भी बुरा लगे तो लगने दो,
लेकिन जो रियलिटी है वो तो बोलूँगा ही मैं अभी। और हाँ, दूसरी बात ये कि अब सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, एज अ इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट मैं क्या कर पाऊँगा, मैं क्या कंट्रीब्यूट देता पाऊँगा, वो ये वीडियो में अभी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अब बातें करने से कुछ नहीं होगा ना। अभी आप कुछ लोग होंगे जो ऐसे बोलेंगे कि मैं 10 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 15 साल से फील्ड में काम करूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। उनको बोलने दीजिए, उनसे कुछ नहीं होगा। हमें जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आपको एक लेटर दिख रहा है, ये जो लेटर दिख रहा है उसमें मैंने पूरी लिस्ट रख रखी है कि अभी जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरी लिस्ट है। और अब उसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, जो मांगे, वो मैंने लिख दी है लेटर में। अब इसको मैं मेल करूँगा, मैसेज भी, ट्विटर पे मैसेज करने वाला गवर्नमेंट को, और रही बात इसको पोस्ट भी करूँगा। तो ऐसे तीनों जगहों से मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि भाई गवर्नमेंट तक तो ये मैसेज एटलीस्ट पहुँचे, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा अटेंशन दे यहाँ पे कि नहीं भाई, गुजरात में मेंटल हेल्थ में बहुत से ऐसे नहीं, काउंसलिंग में है या क्लिनिक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आरसीआई के अलावा, आरसीआई नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बट आरसीआई भी इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज मैं आपको रीज़न देता हूँ, अभी हमने एक देखो, मैं प्रमोशन नहीं करता लेकिन अभी मैं बोलता हूँ, अभी हमने एक साई फ्यूचर करके एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हम उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जिनको कुछ करना है, फील्ड में आगे जाना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो उनको हम ऐसे फ्री में गाइडेंस और सिर्फ दे रहे हैं। तो हम एक स्कूल, एक कॉलेज में गए, जहाँ पे मैंने सोचा, पूछा सर से कि सर हमको ये बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए वो वर्कशॉप्स करना है फ्री में। तो बोले आपके पास आरसीआई है? तो 2 मिनट मुझे शौक लगा कि आरसीआई की क्या जरूरत, मैं यहाँ पे क्वालिफाइड हूँ एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास काउंसलिंग की डिप्लोमा भी डिग्री है, एमए भी मैं कंप्लीट क्लियर हूँ, सब कुछ है। तो मुझे पूछना पड़ा, सर आरसीआई की क्यों ज़रूरत है यहाँ पे? मुझे ना ही किसी को डायग्नोस करना है, ना ही किसी को थेरापी देनी है, ना ही किसी के ट्रीटमेंट करना है, और ना ही किसी डिसेबिलिटी के साथ वर्क करना है यहाँ पे, तो मुझे आरसीआई की क्यों ज़रूरत है? तो ये तो हालत है हम लोगों के सिस्टम की अब। हाँ, बुरा देखो, थोड़ा देखो, बुरा लग रहा हो तो यार लगाओ अच्छे से, लेकिन बात करो। साइकोलॉजी में और गुजरात में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे बोल पाते हैं। देखो, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोलेंगे ही नहीं तो कैसे, इसलिए मैं क्वेश्चन एवरीथिंग करता हूँ। और रही बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपना पॉइंट फिर रखता हूँ कि देखो, आई बिलीव कि देखो, દેશની ગુજરાતીમાં જ કહું, દેશની જવાબદારી નથી હોતી આપણને આગળ લઈ જવાની, આપણી જવાબદારી હોય છે દેશને આગળ લઈ જવાની। આ મારો મોટો છે લાઈફનો। तो यही सोच के अगर हम आगे बढ़े कि कोई भी रिस्पॉन्स हमें खुद उठानी है, तो मैं देखो, आप जितने भी स्टूडेंट अगर कोई देख रहा, तो आप किसी प्रोफेसर से या फिर किसी भी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर उन्होंने इतने 10 साल या 20 साल 15 साल में अगर आवाज़ नहीं उठाई, वो समझ ही नहीं पाई सब चीज़ों को, तो अब आगे क्या समझेंगे यार? आप खुद जागो यार, एक बात सुनो। और नहीं, देखो, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों को देखो, इसमें भड़काने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है जो, तो उनको अब देखो, जिस तरह से मैंने अपनी बात रखने के लिए लेटर बनाया और गवर्नमेंट को मैं भेज भी दिया, वैसे मेल भी किया है, और अभी ट्विटर पे अपलोड भी कर दूंगा। और रही बात उनको पोस्ट भी कर, तो वो भी मैं कर दूंगा, उसके लिए भी वीडियो डाल दूंगा पोस्ट करते हुए भी, ताकि लगे कि नहीं भाई, सच में मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो भाई जाग जाओ। अभी गुजरात में अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है तो तुम्हारे लिए मज़दूर बनना इजी रहेगा, तो मज़दूरी बनोगे या साइकोलॉजिस्ट बनोगे, देख लो। क्योंकि जितनी मज़दूर को सैलरी मिलती है उतनी साइकोलॉजिस्ट को ही सैलरी मिलती है, और ये रियलिटी है। और हाँ, अगर किसी को मेरी सेंटेंस से तकलीफ़ हो तो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।